चलिए आज हम एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट जो काफी खतरनाक है देखने में। और हम करेंगे तो इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा तसल्ली से, लेकिन हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया प्रोविजन आया और जहां पर ये बोला गया कि जो इनकम टैक्स है और वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में, ठीक है। तो in aggregate to the following funds is now taxable in the hand of employee as a perquisite। मतलब पहले क्या होता था 2020 से पहले कि जो भी एम्प्लॉयर कर रहा है कंट्रीब्यूशन, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर एम्प्लॉय की सैलरी का 12% से ऊपर है तो टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं है। सपोज उसकी 12% की जो सैलरी है वो साल भर में 20 लाख रुपए आती है और एम्प्लॉयर ने 20 लाख कंट्रीब्यूट किया, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉय जो बहुत ज्यादा सैलरी ले रहे हैं उनका बहुत सारा अमाउंट फ्री हो रहा है। तो इन्होंने कहा 7.5 लाख रुपए एक साल में अगर उससे ज्यादा एम्प्लॉयर दे रहा है तो हम उसे परक्विजिट मानते हुए टैक्सेबल कर देंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे, और वो भी केवल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं, एनपीएस में जो CCD1 में आता है वो भी, और सुपर एनुएशन फंड में भी, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो इन तीन जगह जो पैसा डाला जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू उन सबको जोड़ा जाएगा और सेक्शन 17(2)(7) में उस पर टैक्स लगाया जाएगा अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर है एक साल में। तो 7.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन तीनों फंड में मिलाकर विल बी टैक्सेबल एज ए परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)। ये एक बात है। तो ये तो बहुत आसान है। समस्या है 17(2)(7)(a) में, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ये कह रखा है कि जो हर साल आपका इंटरेस्ट मिलता है, याद है क्या लिखा था, 9.5% तक फ्री है। अब अगर 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए डाल दिया और उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा फ्री हो गया। उन्होंने कहा अब जो 17(2)(7) में आपके लिए टैक्सेबल हुई है ना, 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल हो गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्सेबल कर। जब कंट्रीब्यूशन ही टैक्सेबल कर दिया तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करेंगे, उसके लिए सेक्शन अलग 17(2)(7)(a) में। तो 17(2)(7) में क्या टैक्सेबल होगा, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आउट ओवर 7,50,000 and interest on that contribution which is more than 7,50,000 will be taxable under section 17(2)(7). लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? इस साल हर महीना पैसा जा रहा है, उस पर कैलकुलेशन करना, 7.5 लाख से ऊपर जो गया उस पर इंटरेस्ट, चलो कोई बात नहीं। अगले साल क्या होगा, अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले साल के कंट्रीब्यूशन पर तो मिलेगा, इस साल के कंट्रीब्यूशन पर भी तो मिलेगा, पिछले साल के कंट्रीब्यूशन पर भी तो मिलेगा, सारा हिसाब लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समस्या है। तो लिखा है एनुअल एग्रेशन जो बढ़ रहा है एनुअली पैसा हमारा इंटरेस्ट की वजह से या डिविडेंड की वजह से या और कोई सिमिलर नेचर की वजह से, प्रीवियस ईयर में जो भी बैलेंस बढ़ रहा है, टू द एक्सटेंट ये 17(2)(7) से रिलेटेड है। 17(2)(7) में अबव 7,50,000 है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा।
इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट 17 to 7 पे जो भी इंटरेस्ट है वो परक्यूजिट वो भी माना जाए। तो अब सीबीडीटी ने रूल 3B में नोटिफाई करा कि इसको कंप्यूट करने का, हर साल कंप्यूट करने का मेथड क्या है। तो ये मेथड ऐसा इन्होंने बताया कि आप चक्कर खा के नीचे गिर जाओ और कुछ समझ में ना आए, लेकिन अभी 15-20 मिनट आधे घंटे में हम सब कुछ समझ जाएंगे। इन्होंने कहा टीपी। टीपी बोले तो टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7 है, क्योंकि 17 to 7 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस साल 7.5 लाख से ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दिक्कत है 17 to 7A में। तो इसमें जो टैक्सेबल परक्यूजिट है वो कैसे निकलेगी? पीसी। पीसी का मतलब अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू द फंड्स। ठीक है, अब ये पीसी नाम, अब पीसी कैसे नाम दिया है इसको क्या समझे? तो हम अपना मान लेते हैं कि जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो, और डिवाइड बाय 2 इसलिए करा है, याद करो हम साल के शुरू से हर महीना अपनी सैलरी में से कुछ पैसा कटवा कर जमा कराते। तो पूरे साल भर में अगर 10 लाख जमा हुआ तो 7.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख हुआ, तो 2.5 लाख क्या साल के पहले दिन ही जमा हो गया? तो हर महीना थोड़ा थोड़ा हुआ। तो ऑन एन एवरेज याद करो, ईओक्यू भी निकालते थे तो हाफ कर देते थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू होती है, हाफ होती है एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग में 10,000 है, तो 0 प्लस 10,000 अपॉन 2 5,000 एवरेज आएगा ना, आधी अमाउंट। तो जितना कंट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है, वो अबव 7,50,000, तो उसका आधा अमाउंट। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम? करंट ईयर इंटरेस्ट। इस साल कितना एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ? 7.5 लाख से ऊपर। इस साल हर महीना जमा हुआ है आधा अमाउंट। आर मतलब रेट ऑफ इनकम, प्लस पीसीआई। पीसीआई है पिछले सालों का। पीसीआई क्या है? अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर पिछले सालों का, इस साल को छोड़कर। अब ये देखो, ये जो चेंजेस आया, ये आया 1 अप्रैल 20 से। ठीक है, अब हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 24 को हो रहा है ना। तो ये 1 अप्रैल 23 से यहाँ तक हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, जिसे हम करंट ईयर भी कह सकते हैं। तो करंट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके इंटरेस्ट की बात तो यहाँ पर हो रही है ना, ये समझ रहे हो, ये हो रही है करंट ईयर की। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इन सालों में जो भी पीसीआई प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमने कंट्रीब्यूशन किया था इन एक्सेस ऑफ 750, जो 17, पेन क्यों नहीं चल रहा, 1-2 दिन से परेशान कर रहा है ये। जो 17 to 7 में टैक्सेबल हुआ था 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, 1/4/2020 को चेंजेस आया ये, वहां से लेकर इस साल की शुरुआत तक, क्योंकि इस साल का अमाउंट तो अलग से देख रहे हैं। जो पिछले सालों का अमाउंट टैक्सेबल हुआ था वो सारा अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर वाला, उस पर भी तो इस साल इंटरेस्ट मिला होगा, वो सारी अमाउंट समझ आई। प्लस टीपीआई। टीपीआई क्या है?
अंडर सेक्शन 17(2) उन पर इंटरेस्ट, इस पर पिछले सालों में इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इस साल मिलेगा, वो भी टैक्सेबल होगा। तो पिछले सालों का 17 to 7 में जो अमाउंट टैक्सेबल हुआ और पिछले सालों में जो 17 to 7A में जो टैक्सेबल हुआ, उन दोनों को जोड़ा गया, ये वो दोनों अमाउंट है, इस पर भी इंटरेस्ट का रेट लगाया, ये करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, रीजन बीइंग सच में कैलकुलेट करना मुश्किल है, हमारे लिए इसलिए नहीं है, सबको दे रखा होगा कुछ। अब यहाँ एक दो बातें हैं कि ये सारी चीजें निकाली कैसे जाएंगी। क्वेश्चन में आर कैसे निकाला जाएगा? आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है? इंटरेस्ट अपॉन एवरेज फंड वैल्यू। एफ एवरेज मतलब फंड वैल्यू एवरेज, जो इंटरेस्ट मिला डिवाइड बाय फंड वैल्यू एवरेज। तो आई मतलब अमाउंट, जो भी इनकम आई, आई फॉर इनकम, जो भी इनकम आई, ठीक है, और फंड की एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगी? साल के शुरू की वैल्यू और प्लस अमाउंट लास्ट डेट डिवाइड बाय 2। तो साल के शुरू में क्या वैल्यू थी, साल के एंड में क्या वैल्यू है, एवरेज। उस पर पूरे साल इंटरेस्ट कितना इनकम मिली, वो उसको डिवाइड करके रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी एक्सपेक्टेड, वो हम निकाल लें, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करेगा इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स, और इनकी टेक्निकल लैंग्वेज को भी हम देखेंगे और हम अपनी लैंग्वेज में उसे बात भी कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने नाम उठपटांग दे करके थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करी है कि इंसान को समझ में ना आ जाए। देखिए आसान बनाते हैं, शुरुआत में हम बहुत सारे आगे साल नहीं बढ़ाते, हम ये मानते हैं पहले साल क्या, अगले एग्जाम्पल में आने वाले सालों को भी ऐड कर लेंगे। तो मिस्टर एक्स अपॉइंट हुए हैं सीएफओ एबीसी लिमिटेड के मुंबई में 1/5/2020 से। ये पहला साल है हमारा। कब से एप्लीकेबल हुआ ये? 1/4/20 से। तो इनकी जॉब कब लगी? 1/5/20, पहला साल है। अब मान लिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए हमारा प्रीवियस ईयर में 1/5/2023 को जॉब लगी, तो ऐसे ही सॉल्व करोगे ना आप, समझ रहे हो ना। 1/5/23 को जॉब लगी तो भी तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, क्योंकि ये साल का पहला साल है उसके लिए। तो उसकी सैलरी 550 है। उसने जो मैंने एक्चुअल में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे वो मैंने एज इट इज लिया है, डेट भी चेंज नहीं करी। अगर मैं इसे यहां कर दूं 23, तो भी ये सेम ही सॉल्यूशन आएगा, बस वो इस करंट ईयर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो करंट ईयर के हिसाब से मैं चेंज करके अगर बताऊं, चलो ये 23 है ना, तो उसकी 1/5/23 से जॉब लगी, उसकी सैलरी कितनी है? 5,50,000। डीए है 10%। He contribute 11% of his pay and DA towards the recognized and company contribute the same amount, है ना, ठीक है। अब उसका जो पैसा जा रहा, जो पैसा आया, अब इसमें इसलिए है कि उसका पैसा एक साल कब खत्म होगा? 1/5/2020 के बाद। पहला साल कब खत्म होगा? 1/4/21 को। उस दिन फंड में कितना पैसा आ गया? 15,35,000। और उसके बाद में एक साल और बाद, ताकि आपको समझ में आ जाए इसी में, तो फंड के अंदर पैसा आ गया 33,55,000। तो हमें बताना है कंप्यूट द परक्यूजिट कितनी टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 17(2)(7 एंड 17(2)(7)(a फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। दूसरे साल के लिए क्या टैक्सेबल होगा, हमसे ये पूछा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने कितना पैसा जमा कराया।
अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन किस हिसाब से सेटिंग हुई है इस क्वेश्चन की। अगर मैं इसको आपके हिसाब से चेंज ना भी करूं, नॉर्मल चलूं, तो पहला प्रीवियस ईयर क्या है, 2021 है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसकी जॉब कब से लगी, 1 मई से, तो 11 महीने काम करा इसे। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी, डीए 11 महीने और 11%, तो कितना इसका कंट्रीब्यूशन हुआ, 7,26,000। तो ये अमाउंट तो 7.5 लाख से ऊपर हुई नहीं, तो पहले साल तो कोई टैक्स ही नहीं लगा उसके ऊपर। ये लगा, कोई भी टैक्स नहीं लगा, है ना। तो अगर मैं इसको आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करूं, है ना, तो ये आया 2022, 2023, 2024, और हमसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए बताइए क्या होगा। तो हमने कहा पहला जॉब क्या लगी प्रीवियस ईयर 2022-23 में, तो इसका कंट्रीब्यूशन ये है, टैक्सेबल पूछा नहीं है लेकिन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7) नील और 17(2)(7)(a) नील, क्योंकि अगले साल तो यूज में आने वाला है ना, अगले साल ये अमाउंट यूज में आता है, तो इसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं हुआ क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ही कम था, है ना। अब हम बात करते हैं अगले साल की। अगला साल हमारा रिलेवेंट पीयूष ईयर आ गया 2023-24, है ना। अब यहां पर इसका पैसा 7/26 जमा हुआ, 7,26,000 एम्प्लॉयर ने जमा किया, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला, सब कुछ मिल मिलाकर साल के शुरू में हमारा इतना पैसा हो गया था 15,35,000। ठीक है, अब इस साल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ होगा, 5,50,000 प्लस 55,000 इंटू 12, अब 12 महीने हुआ होगा ना पूरे साल, 11% के हिसाब से 7,92,000, तो 7,98,600 इसने डिपॉजिट किया, और ये है 7,50,000 से ज्यादा, तो 48,600 टैक्सेबल हो गया अंडर सेक्शन 17(2)(7)। करंट ईयर में इतना तो टैक्सेबल हो गया क्योंकि इसने हमारा 7.5 लाख से ऊपर का पैसा जमा हुआ। ये बात क्लियर हो गई। पिछले सालों का कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आने वाले एग्जाम्पल में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17(2)(7)(a), जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी तो टैक्सेबल होगा। अब हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, या रेट ऑफ इनकम, जिसे आर का नाम दिया गया है। याद करो क्या फॉर्मूला था, इनकम अपॉन एफ एवरेज ना, एवरेज वैल्यू ऑफ फंड और कितना वैल्यू बढ़ी है ना। तो अगर हम देखें कि हमारी पास जो वैल्यू आई है रिटर्न, तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर बता रखा है कि हमारी इनकम कितनी हुई है, नहीं तो हम इनकम निकाल लेते हैं कि इनकम कितनी आई। इनकम निकालने के लिए हमें बहुत सिंपल सा काम है, हमें ये देखना है कि हमारे फंड में वैल्यू कितनी बढ़ी। अब देखो ओपनिंग वैल्यू क्या थी फंड की, ओपनिंग वैल्यू क्या थी फंड की, 15,35,000। इसमें एम्प्लॉय ने कितना पैसा जमा किया, 798,600। एम्प्लॉय ने कितना पैसा जमा किया,
798, 600। तो ये इतना होना चाहिए। अब इससे भी बढ़ गया तो वो इनकम आई होगी। तो ये कितना हो गया? 31,32,200। लेकिन इसमें प्लस इंटरेस्ट भी होगा, तब जाकर ये बन जाएगा 33,55,000। तभी तो बनेगा। तो कितनी इनकम आई? 2,22,000। ये बात समझ में आती है? 2,22,800 ये हमारी इनकम आई। ये क्लियर? अब ये आ गई इनकम और इसे डिवाइड करना है फंड की एवरेज वैल्यू से। अब फंड की एवरेज वैल्यू होती है ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू अपॉन 2। ओपनिंग वैल्यू है 15,35,000, क्लोजिंग वैल्यू है 33,55,000 डिवाइड बाय 2, 24,45,000। तो मेरे पास आ गया कितने परसेंटेज? इंटू 100 करूंगा परसेंटेज आ जाएगा, नहीं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो कितना आया ये? 0.091। हाँ, एक ही बात है। तो ये हमारी कमाई आ गई कि 0.091 हमारी कमाई है। तो ये निकालना आसान है या नहीं? मतलब हमें एक निकालना है इस साल हमें कितनी अर्निंग हुई, वो क्वेश्चन में बता नहीं रखी। तो कैसे निकालेंगे हम? फंड की वैल्यू कितना कंट्रीब्यूट किया, अदर देन कंट्रीब्यूशन कितना पैसा और बढ़ गया। तो जो अदर देन कंट्रीब्यूशन पैसा बढ़ा वो इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा। तो देखो हमारा ओपनिंग वैल्यू ये था, एम्प्लॉय ने इतना जमा करा दिया, फंड की वैल्यू होनी चाहिए इतनी लेकिन बढ़कर ज्यादा हो गई। तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमें फंड की वैल्यू पर मिलता है, हर साल पैसा जमा होता है। तो हमने देखा एवरेज वैल्यू क्या है फंड की, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, और हमने एक कमाई का रेट निकाल लिया। 9.5% तक फ्री है, तो टैक्सेबल वहां तो नहीं हुई, लेकिन 7.5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी पैसा जमा है उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। तो 7.5 लाख से ऊपर जो हमने पैसा जमा किया है वो किया है 48,600 रुपए। ये जो सेक्शन 17(2)(7) में टैक्सेबल ऑलरेडी हो चुका है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करना है, लेकिन ये साल के पहले दिन जमा नहीं हुआ, हर महीने जमा हुआ ये पैसा। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी अमाउंट है इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? पीसी। जो कंट्रीब्यूशन था इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? पीसी डिवाइड बाय 2 इनटू आर। तो जो इन्होंने पैसा जमा किया था मोर देन 7,50,000 उसको नाम क्या दिया था इन्होंने? पीसी। तो जो 7.5 लाख से ऊपर जमा किया इसे मैं क्या कहता हूं? करंट ईयर टैक्सेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 17(2)(7). जो करंट ईयर में फंड में जो आपने पैसा जमा किया है 7.5 लाख से ऊपर जो टैक्सेबल हुआ है वो पीसी है यहाँ, और वो कितना है? 48,600 रुपए डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये पैसा हर महीना जमा हुआ था एवरेज वैल्यू, और इस पर रेट कमाई कितनी हुई? 0.091। तो कितना इंटरेस्ट हमने इस वैल्यू पर कमाया? तो 2,211 रुपए हमने कमाए। ठीक है, तो अब प्लस ये है इस साल का, इस साल का अमाउंट देखो, ये तो यही आता है, ये इसमें तो यही अमाउंट आएगी, इसमें कुछ और एडिशन नहीं होगा। लेकिन जो 17(2)(7) में ये एक पॉइंट है और इसमें ये प्लस होता है। जो पिछले सालों की वैल्यू थी, पिछले सालों का जो 17(2)(7) में टैक्सेबल हुआ था पीसीआई, प्लस जो उन सालों पर जो इंटरेस्ट मिला था टीपीआई इंटू आर, लेकिन ये पिछले साल का नील था। हमने देखा पिछले साल का नील था ये, तो ये आएगा ही नहीं,
पिछले साल का नील था क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाया। पिछले साल का ये क्या था, नील, तो ये हो गया नील। तो इसका मतलब दिस प्लस नील इज 2211 और ये हमारा सेक्शन 17 to 7A में टैक्सेबल हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस साल हमारे पास जो टैक्सेबल हुई वैल्यू वो क्या क्या हुई, एक सेक्शन 17 to 7 में 48,600 और एक सेक्शन 17 to 7A में 2211। बस यही ही दो वैल्यू इस साल टैक्सेबल हुई क्योंकि ये क्वेश्चन आसान बनाया गया था। इसमें पिछले साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ था तो ये वाला काम नहीं आया। मैंने एक तरीके से आपको इस क्वेश्चन में केवल ये समझाया कि अगर ये पहला साल हो जहां पर हमारा 17 to 7 टैक्सेबल हो रहा हो तो कैसे हम अमाउंट निकालेंगे विद इंटरेस्ट। चलिए एग्जांपल नंबर 6B देखते हैं। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड हुए हैं CFO ABC लिमिटेड में मुंबई में 1921 से। तो ज्वाइनिंग हुई है प्रीवियस ईयर 21-22 में। सैलरी 6 लाख रुपए है, DA 8% है, 10% बेसिक सैलरी प्लस DA का प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, कंपनी ने भी सेम जमा किया है और जो जो पैसे बैलेंसिंग है वो सब बता रखी है। हमें परक्यूजिट निकालनी है असेसमेंट ईयर 23 और 24। लेकिन यहाँ पर केवल ये बात नहीं है कि केवल 23 असेसमेंट ईयर 23, 24, 25, 24, 25 से काम चल जाएगा। पिछले हर साल का हिसाब लगाना पड़ेगा क्योंकि पिछले हर साल में जो भी 17 to 7 और 17 to 7A में टैक्सेबल हुआ है वो सब भी जुड़ेगा इस। तो शुरुआत से देखना पड़ेगा चाहे वो हमसे पूछा है या नहीं। तो पहली बात करते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसकी जॉब को कितने महीना हो गया, 7 महीना। तो उम्मीद कम है 6 लाख के हिसाब से 7 महीने और 7.5 से ऊपर आएगा। फिर भी हम देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन हुआ। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर तो लिखा है एक तो 6 लाख रुपए और 6 लाख का 8% 48,000 और कितने महीने जॉब लगी है और कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख। तो ये तो 7.5 लाख से कम है। तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 to 7 नील और 17 to 7A भी नील ही हो जाएगा। तो पहला साल हमारा। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24। यही पूछा है हमसे पहला साल, है ना। इस साल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा 6,48,000 इंटू 12 इंटू 10%। कितना 7,77,600। तो ये तो 7.5 लाख से ऊपर हो गया, लेस 7.5 लाख। तो ये टैक्सेबल हो गया अंडर सेक्शन 17 to 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी साल 17 to 7A में इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल। तो इंटरेस्ट क्योंकि ये पहला साल है तो इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है कि कितना
हमारा पैसा जमा हुआ इस साल, उसका नाम क्या था? पीसी, इंटरेस्ट टैक्सेबल इस साल जो होता पीसी अपॉन टू इंटू आर, प्लस जो लास्ट ईयर वाला है वो तो सब इस साल नील है, उसमें तो कुछ है नहीं, पिछले साल तो नील था ये। तो इस साल केवल इस साल का कंट्रीब्यूशन जो हुआ था हमारा एक्स्ट्रा, उसका आधा करके रेट। तो पहले हमें रेट निकालना पड़ा। रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था इनकम अपॉन एवरेज फंड वैल्यू। तो हमारी ये दोनों चीजें निकालनी है। तो इनकम कैसे पता चलेगी? देखो, हमारा जो फंड वैल्यू में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज इन फंड वैल्यू ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, हमारा फंड वैल्यू था 50-35 और कितना हो गया? 71,76,700। तो हमारा फंड वैल्यू बढ़ी कितनी? तो ये हो गया 71,40,700 माइनस 50,35,000। ये हमारा फंड में वैल्यू बढ़ी। इसमें हमारी तीन चीजें आई होंगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 7,77,600, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ना, बाकी इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना निकल कर आए? 5,56,500। ये सबका आ गया, चेक करिए। ये सही है? इसमें किसी को कोई टेंशन? ये समझ में आया? अब एवरेज फंड वैल्यू से डिवाइड करते हैं। एवरेज फंड वैल्यू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज फंड वैल्यू आ जाएगी ना, कितना? तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, इनकम निकालने के लिए तैयार है कि कितनी इनकम आ गई? 0.0914। तो ये तो रेट हो गया। अब हम यहां थे, ध्यान दीजिए, हम इस समय यहां थे, ठीक है? तो इस जगह हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीसी। इस साल हमारा जो 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, कितना है? आधा करा जाएगा और उसको 0.0914 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1261। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में अंडर सेक्शन 17 टू सेकेंड और अंडर सेक्शन 17 टू 7A आ चुका है। तो 27,600 रुपए और 1,261 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे हमारे। ये हमारा आ चुका, ठीक है? इसमें कोई टेंशन है तो बताइए। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक बात और पढ़ी थी, याद करिए, लास्ट क्लास में 2.5 लाख वाली ना, वो क्या पढ़ा था हमने? वो भी देख लेते हैं।
ये तो हमने पढ़ा था कि 12% तक हमारा फ्री होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, 9.5% तक का इंटरेस्ट फ्री होता है। लिखा था हाउ एवर जो हमारा इंटरेस्ट की इनकम होती है वो अवेलेबल नहीं होगी अगर 2.5 लाख से ऊपर का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना। और अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो ये अमाउंट 5 लाख है, और अगर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है तो ये अमाउंट 2.5 लाख है। तो क्या इस साल 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन क्या है? जब 7.5 लाख से ऊपर चला गया तो 2.5 लाख से ऊपर तो ऑटोमेटिकली चला गया। तो हमने जो पढ़ा था कि जो 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कितना कंट्रीब्यूशन है? 7,77,600। इसमें से 2.5 लाख माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आया 548,600। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, 527,600। ये अमाउंट भी हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। वो हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम पहले ही इतनी बड़ी बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया वो भी टैक्सेबल हो। अब हम नेक्स्ट ईयर पर आ जाए, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी जो बात है वो है प्रीवियस ईयर। हमारा जो करंट आ जाएगा 23-24, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25। तो कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है या कोई चेंजेस है? करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन सेम है। तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17-7 तो सेम ही आएगा, 27,600। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? सेक्शन 17-7A। मेन तो यही है। इसमें इंटरेस्ट का रेट निकालना है एक, और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन प्लस उस पे इंटरेस्ट। इसका नाम क्या था? पीसी का आधा किया जाता है, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस जो पिछले साल पैसा जमा किया गया था एक्स्ट्रा, उसको पीसीआई 7.5 लाख से ऊपर, और इसका नाम क्या लिखा था? टीपीआई। इसको भी रेट से मल्टीप्लाई करना था। तो हमारे को मेन काम यही करना है, ठीक है ना। अब सबसे जरूरी तो इसमें ये होता है कि रेट आ जाए हमारा। पहले रेट निकाल लें ताकि हम कुछ और कर पाए। तो रेट निकालने के लिए हमारा जो भी इनकम आया है डिवाइड बाय एवरेज फंड वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो हमारा इनकम कितना आया इस साल, तो वो देखते हैं कि 71,46,700 से फंड वैल्यू बढ़कर 94,57,700 हुई है। तो फंड वैल्यू कितनी बढ़ गई? 23,11,000। इसमें हमारा 7,77,600 इंटू 2, ये तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब थोड़ा देखो आसान लगने लगेगा क्योंकि हमें पता ही हम बार बार कर रहे हैं। तो इतना पैसा तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो ये मिलाकर कितना हो गया? 15,200,000। तो बाकी बचा हुआ क्या है? इंक्रीमेंट। कितना इंक्रीमेंट? 7
तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज फंड वैल्यू, तो इन दोनों को एवरेज करिए, क्या आया, इन दोनों को एवरेज करते हैं, 83,02,000, तो कितना आ गया रिटर्न हमारा, रेट 0.091 आ गया, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है जो हमने पता लगा ली। अब जो करंट ईयर है पैसा अगेन वही है 27,600, इसका आधा इंटू रेट 0.091, है ना। अब ये मत सोचना कि ये पिछली बार वाला ही आएगा, पिछली बार का रेट अलग था, ये गलती मत कर देना। जैसे हमने कहा कि भैया ये जो पैसा है ये पिछली बार वाला ही आएगा, तो कहीं जल्दबाजी में कहो जी ये भी पिछली बार वाला आएगा, यहाँ रेट अलग है। प्लस प्लस पिछली बार का एक्स्ट्रा पैसा कितना था जो पिछले साल टैक्सेबल हुआ, 17,207 में कितना था, 27,600, ये वाला, ये पीसीआई है, प्लस प्लस जो पिछले साल का टीपीआई, जो पिछले साल का इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था हमारा, वो कितना हुआ था सेक्शन 1727A में, ये 12, ये ऐड करिए, ठीक है। इसको 0.091 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये कितना आया 1256, और ये कितना आया, मिलाकर ये अंडर सेक्शन 1727A टैक्सेबल हो जाएगा इस साल। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, और 2.5 लाख से ऊपर की अमाउंट पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6B किया, जो देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको समझ में एक बार आ गई तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आता है ये। तो हम माने कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट, जो सैलरी है कितनी आएगी assuming he has not opted section 115 BAC। मिस्टर एक्स एक रेगुलर एम्प्लॉय है गुड़गांव में, और उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो स्केल बता रखा है, डीए बोनस कंट्रीब्यूशन, डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मींस ये स्पेशल डीए है, कन्वेंस अलाउंस, और तो हमें क्या पूछा है, सैलरी निकालना, तो निकालते हैं सैलरी। बहुत टाइम से हम प्रोविडेंट फंड कर रहे हैं, है ना, केवल प्रोविडेंट फंड, अब हम पूरी सैलरी भी निकालें, तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स और असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है, बेसिक। अब इनकी जो जॉब लगी है वो 1123 को लगी है ना,
हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 23 से, तो इसका मतलब 9 महीने तो इन्हें 20,000 रुपए ही मिले होंगे ना, 9 मंथ्स तो 20,000 ही मिले होंगे। फिर 1 जनवरी 24 से इनकी सैलरी 1,000 रुपए बढ़ के 21,000 हो गई होगी, तो बेसिक सैलरी आ गई कितनी, 2,43,000। ये 10% फुल्ली टैक्सेबल होता है, 24,300। बोनस 1 मंथ का जो मार्च में सैलरी है, मार्च में सैलरी 21,000 है, तो बोनस भी 21,000 ही आ जाएगा ना, तो 21,000 का बोनस आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा बोनस के बाद में he contributes 15% of his pay and DA towards the recognized provident fund, और कंपनी भी सेम ही अमाउंट डिपॉजिट कराती है, तो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और 2,43,000 प्लस 24,300 का मैं सीधा 3% निकाल दूं, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि 12% तक तो फ्री होता है, 3% टैक्सेबल हो जाएगा ना, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना है 801। इंटरेस्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं है, है ना, कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1,000 पर मंथ, और ऑफिशियल ड्यूटी में इन्होंने खर्च कर दिया, तो जितना खर्च कर दिया ना तो एग्जम्प्ट हो जाता है, तो सारी एग्जम्प्ट हो जाएगा, सारा खर्च कर दिया इन्होंने। टेलीफोन अलाउंस हमने पढ़ा था क्या, टेलीफोन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल होता है, 6,000 रुपए, 5,500 पर मंथ, ग्रॉस सैलरी, दोबारा टोटल करिए, कितना 3,02,319 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 50,000, और इनके लिए टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 2,52,319, ठीक है। टैक्स नहीं पूछा है, सैलरी पूछी है, तो सैलरी हमने निकाल ली, आगे बढ़े, क्लियर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है, देखिए आप अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, अब आपका मन कर रहा है कि हम जॉब नहीं करते हैं लेकिन हमारा प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है कि जो आप अपनी मर्जी से बिना एम्प्लॉयर के भी एक पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा लो, और उसमें आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक साल में जमा करा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं,
तो आप अपना ही पैसा जमा करा रहे हो और वो सारा फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपना ही पैसा जमा करा रहे हो, टैक्सेबल इनकम। तो सारा फ्री हो जाता है, 80C में डिडक्शन भी मिल जाती है। ठीक है, तो 80C में आपको डिडक्शन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका सारा ये फ्री होगा। ये स्कीम है क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना, या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉयर से जहाँ पे फंड वगैरह नहीं है, आप खुद ही अपना फंड चलाना चाहते हैं, तो असेसी का केवल असेसी का ही सिंगल साइडेड कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, 500 कम से कम, ज्यादा 1.5 लाख। इस पे इंटरेस्ट भी इसी अकाउंट में मिलता रहेगा आपको। 15 साल के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। 15 साल के बाद आप चाहे तो और भी इसे आगे बढ़ा सकते। ठीक है, ये आप अपने नाम से, स्पाउस के नाम से या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम से अकाउंट खोल सकते। देखिए यहां पर एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ने तो जमा ही नहीं किया ना, तो यहां पर नॉट टैक्सेबल। अच्छा सही लिखा है, एम्प्लॉयर के बारे में ही लिखा है कि एम्प्लॉयर के बारे में लिखा है और उसने जमा ही नहीं करा, तो नॉट एप्लीकेबल बोलना चाहिए कि एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर ने जमा ही नहीं कराया तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है ना। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है 10,000 रुपये पर मंथ, डीए मिलता है, आरपीएफ में पैसा जमा होता है और ये अपना पीपीएफ में भी जमा करा। तो बेसिक सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी इनके लिए? 1,20,000, 10,000 इंटू 12। ठीक है, डीए 24,000, 20%। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 24,000, 2,000 रुपये पर मंथ है ना। इसमें से एग्जाम्प्ट कितना हो जाता है? 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। यहाँ लिखा डीए है 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब स्पेशल डीए है, तो दोनों स्टैंडर्ड सैलरी में आ जाएगा। कितना, तो कितना टैक्सेबल हो गया? इंटरेस्ट 720, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 4,320, जो 10% है, 9.5% तक फ्री है, तो टैक्सेबल आधा % हो जाएगा। सीधा टैक्सेबल निकाल दो, तो 16 रुपए। तो ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी कितनी आ गई? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000,
ये एक तरीके से टैक्सेबल इनकम हो गई, टैक्सेबल सैलरी हो गई, और यही ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, क्योंकि और कोई इनकम तो है नहीं। ठीक है, इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाते हैं तो इन्हें डिडक्शन मिल जाएगी 80C की। आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का 24,000 वो भी, और जो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 1,000 का वो भी, तो 25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी इनको। तो इनके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 936, जो राउंड ऑफ हो जाएगा 75,940 पे अंडर सेक्शन 288A। ठीक है, नियरेस्ट 10 रुपीज में हमारी इनकम राउंड ऑफ हो जाए। क्लियर है ये? अब हम बात करते हैं कि आप अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हो या नहीं, और अगर आपने पैसा निकाला है तो क्या होगा, या उसके बदले में लोन लिया है तो क्या। तो एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल भी सकता है या लोन भी ले सकता है। बच्चों की शादी है, कार है, घर खरीदना है, कुछ भी पर्पस के लिए। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड विड्रॉन और लोन टेकन आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज नॉट लाइबल टू टैक्स। टैक्स नहीं लगेगा उसका। आपका पैसा आप खुद निकाल रहे हो तो क्यों टैक्स लगेगा। ट्रांसफर्ड बैलेंस, अनरिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो इनकम टैक्स के कमिश्नर के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर से रिकॉग्नाइज ना। बट इफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज गिवन द रिकॉग्निशन, अगर मान लिया पहले अनरिकॉग्नाइज था, बाद में इनकम टैक्स कमिश्नर ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया, then such recognition is granted from the initialization of the fund। तो हम ये मानेंगे शुरू से ये रिकॉग्नाइज्ड, and accordingly the amount of URPF paid to employee for the earlier years is recomputed for the tax purpose। कि ये शुरू से अगर रिकॉग्नाइज होता तो क्या होता। मान लिया 6 साल हो गए, 6 साल तक हर साल आप क्या कर रहे थे, अनरिकॉग्नाइज था, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो 6 साल में हमने कुछ भी टैक्सेबल नहीं करा। अगर वो 12% तक कंट्रीब्यूशन है उससे कम है तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि अगर मान लिया आप रिकॉग्नाइज मानते तो भी टैक्सेबल नहीं करते, अनरिकॉग्नाइज है तो भी नहीं। लेकिन अगर ये 12% से ज्यादा है, मान लिया 13%, तो हर साल 1-1% टैक्सेबल होना था, जो नहीं करा तो उसे करा जाएगा। रिकम्प्यूटेशन होगा 5-6 साल की इनकम, उस पर कितना टैक्स दिया, कितना देना चाहिए था, वो बहुत झंझट हो जाएंगे, है ना। फर्दर द अमाउंट विच वुड हैव बीन लाइबल टू टैक्स इफ द प्रोविडेंट फंड शुरू से होता तो क्या होगा, वो सब कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो उस टैक्सेबल अमाउंट को ट्रांसफर्ड बैलेंस बोल दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर जेठा है, ये अपॉइंट हुए हैं 1421 में और सेम कंपनी में काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमें बता रखा है। ये दोनों 14% अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा, सैलरी और डीए का। हर साल 9% इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट की तो कोई टेंशन नहीं। 9.5% तक इनकम फ्री होती है, मिला 9% है, लेकिन काश ये 12% जमा करा रहे होते। हर साल का 2% टैक्सेबल हो जाएगा। 1/4/2023 को 2 साल के बाद रिकॉग्निशन मिल गई ना। Hence the accumulated balance in URPF was transferred to RPF। तो हमें बताना है कि कमेंट करना है टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा इस ट्रांसफर बैलेंस। तो पहले साल
2021-22 में इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? 5,000 पर मंथ। तो साल भर की 60,000। डीए कितना था? डीए कितना था? 36,000। तो टोटल सैलरी कितनी थी? 96,000 ना। कंट्रीब्यूशन था 14%। कितना? 13,000। अगर वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था तो वो एग्जम्प्ट हो गया था, लेकिन अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो टैक्सेबल हो जाएगा 2%। कितना? 2% टैक्सेबल हो जाएगा ना। कंट्रीब्यूशन का सैलरी का 14% में से 12% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना आ गया? 1920। तो 1920 हमारा जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ, है ना। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं इस साल की 22-23 की बात करते हैं। यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी थी? 72,000। ये कितना था? 3500 इंटू 12, 42,000। टोटल कितना पैसा था? 1,00,000। और इसका कंट्रीब्यूशन था 14%, है ना। कितना? तो 60। यूआरपीएफ में तो हमने एग्जाम्प्ट कर दिया होगा, लेकिन ये 2% टैक्सेबल हो जाएगा। कितना? 2280। और इस साल से तो ये हमारा क्या हो गया है? इस साल से तो आरपीएफ हो ही गया। तो पिछले सालों का 1920, 2280, 4200 ये टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। और इंटरेस्ट तो फ्री हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा 9.5% तक फ्री होता है। अब जो हमारा करंट ईयर है 23-24, ना, उसमें बेसिक सैलरी कितनी है? 84,000। ठीक है। और डीए कितना है? 48। कितना हो गया? 1,00,000 का 2% टैक्सेबल कर दो। कितना? तो 2640 करंट ईयर वाला, 4200 पिछले साल का ट्रांसफर होकर 6840 टैक्सेबल हो जाएगा इस साल। इसमें एक रिलीफ मिलती है अंडर सेक्शन 89(1). वो क्या होती है वो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन अगर ये देखा जाए, अब ये देखो, ये 21-22 में टैक्सेबल होना था, ये 22-23 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होना था 2280। अगर ये उस ईयर में टैक्सेबल हुए होते, इस पर टैक्स रेट कुछ और होता, इस साल कुछ और है। उस वजह से अगर इस साल टैक्स ज्यादा बैठ रहा है तो जितना ज्यादा बैठ रहा है उतनी रिलीफ मिल जाएगी 89 में। वो चैप्टर के एंड में हम सीखेंगे कैसे निकाल। ये बात समझ में आती है आपको? तो मैंने आपको यही कराना था आज इस क्लास में। मैंने पहले भी बोला था पिछली क्लास में कि 21 क्वेश्चन तक हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद है परक्यूजिट, और परक्यूजिट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। तो यहाँ तक का कंप्लीट करिएगा। प्रोविडेंट फंड को कराने का सेंस ये था
कि लगभग अब हर क्वेश्चन में ये प्रोविडेंट फंड हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने प्रोविडेंट फंड आपको पहले ही करा दिया।